अगर 2027 में एम्स में सिलेक्शन चाहिए ना, तो अगले 11 महीने तुम्हें अपनी लाइफ के बहुत सीरियसली लेने होंगे, क्योंकि 2024 के बाद में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि अगर तुमने थोड़ी सी गलती करी, थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया या फिर गलत स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो तुम्हारा सिलेक्शन रुक सकता है। हाय गाइस, आई एम पूजा फ्रॉम एम्स दिल्ली एंड वेलकम टू एम्स अल्फा। मेरी 2024 में AAR 190 आई थी एंड करंटली आई एम स्टडिंग इन एम्स दिल्ली। मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे बच्चों के कि दीदी हम सेल्फ स्टडी से करें या फिर हम बैच को फॉलो करें, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बैच बता दो दीदी, हम स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करें, हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कहाँ से करें, बैकलॉग कैसे कवर करें। और सबसे जो कॉमन डाउट बच्चों का आ रहा था कि दीदी हमें एक प्रॉपर रोड मैप बता दो कि हमें अपना सिलेबस कब कंप्लीट करना है, हमारा रिविजन कब से स्टार्ट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको सभी कुछ चीज़ें डिटेल में बताऊंगी और लास्ट में कुछ स्टडी टिप्स भी दूंगी जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो जाता है क्या? देखो, सबसे पहले तो बैच लेना है ना, ये जस्टिफाई नहीं करता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन होता है अपनी प्रिपरेशन से। अब सेल्फ स्टडी उन लोगों के लिए सही है जिनके पहले से बेसिक्स क्लियर है, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप है ना बस क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। आपके प्रॉपर नोट्स पहले से बने होने चाहिए। लेकिन अगर आपके पहले से नोट्स ही नहीं बने तो आप ये सोचो कि मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी से खुद से पढ़ लूंगा, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस से सिलेक्शन होता है, लेकिन तब जब आपके पहले से बेसिक्स क्लियर हो। अगर आपको कुछ पहले से आता नहीं है, आप क्वेश्चन करोगे, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे नहीं और आप डिमोटिवेट हो जाओगे। एक बैच लेना इसलिए सही रहता है क्योंकि आपको है ना एक बैच में सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। आप है ना जो वहाँ से प्रॉपर DPPs लेक्चर्स ये देखते हो तो आपको है ना कहीं और घूमना नहीं पड़ता और आपका दिमाग है ना बस उस चीज़ में रहता है कि जो टीचर्स ने पढ़ाया हमें उसे अच्छे से फॉलो करना है। अब बैच कौन सा लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे दीदी हम कौन सा बैच फॉलो करें, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। देखो, नर्सिंग टू नॉर्सेट का बैच है ना जो मुझे सबसे अच्छा लगता है एम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे है ना आपको बेसिक से लेके और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो इसमें ये होगा कि अगर आपका पेपर ईजी आ जाता है तो आप ईजी क्वेश्चंस भी कर सकते हो, और अगर आपका पेपर हार्ड भी आता है ना तो आपको इतना टीचर्स पढ़ाते हैं कि आप एक हाई लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। दीप्ति मैम इतना अच्छा फिजिक्स पढ़ाती है, उसके साथ में आपको यहाँ पे DPPs मिल जाती है। तो जैसे ही आप लेक्चर्स देखते हो वैसे ही आप अपनी DPP सॉल्व करो। DPP सॉल्व करने के बाद में आप अपने PYQ सॉल्व करो, और उसके बाद में हर वीकली मतलब आपको हर संडे को टेस्ट मिलता है, तो आप टेस्ट लो। टेस्ट में आपको है ना अपनी गलतियां पता चल जाती हैं, आप टेस्ट को प्रॉपर एनालाइज करो और आपको ये पता चल जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। और सबसे अच्छी चीज बैच में यही होती है कि आपको ये पता चल रहा है कि आप अपने कंपटीटर से किस लेवल पे हो। आपके अंदर है ना जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो ये चीज कभी आपको पता नहीं चलेगी, आप ये सोचते हो कि बस मुझे ही सब कुछ आता है। लेकिन जब आप एक बैच लेते हो ना तो आपको अपने कंपटीटर के बारे में पता चलता है, तो आपको खुद से पढ़ने का मन करता है। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे मुझसे बोल रहे थे ना कि दीदी हम कहाँ से बैच ले, तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अब नर्सिंग टू नॉर्सेट का हिंदी मीडियम का भी बैच आ गया है, तो आप आराम से वहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के भी ये जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। आप आराम से है ना उनका बैच ले सकते हो। आई विल रिकमेंड कि आप एक बार जाओ उनके बैच को देखो, और अगर आपको ऐसा लगे कि आपके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें टीचर्स पढ़ा रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीज़ें कवर हो रही है, तो यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन इट। अब जो सबसे ज़्यादा बच्चों का डाउट था कि दीदी हमें एक रोड मैप बता दो कि हम अपना सिलेबस कब तक करें, रिविजन कब तक करें। देखो, आप अगर अगस्त से स्टार्ट करते हो तो अगस्त से लेके और दिसंबर के एंड तक मतलब आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है अच्छे से। अच्छे से का मतलब ये नहीं है कि बस लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना है, अच्छे से का मतलब है कि आपको लेक्चर्स करने हैं, उसके साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और PYQs, और साथ साथ में जो आपके बैच में क्वेश्चन हो रहे हैं, जो टेस्ट हो रहे हैं, उनको अच्छे से देना है। आपका अगर एक बार ये पूरा जो साइकिल है ये कंप्लीट हो जाती है दिसंबर तक, उसके बाद में जनवरी और फरवरी और मिड मार्च का जो टाइम रहेगा उसमें आपको अपना बैकलॉग कवर करना है। जैसे आपका मान लो कोई बैकलॉग रह जाता है तो वो कवर करो, अगर आपका बैकलॉग नहीं है तो आप अपना फर्स्ट रिविजन करोगे। अब मैं फर्स्ट रिविजन के लिए इतना लंबा टाइम क्यों दे रही हूँ आपको, अप्रॉक्स 3 महीने आपको फर्स्ट रिविजन के लिए मिल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमेशा फर्स्ट रिविजन में टाइम लगता है, क्योंकि आप है ना भूल जाते हो चीज़ें। जैसे आप अगर आज कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो आप 4-5 महीने के बाद में आप भूलोगे उसको आराम से। तो फर्स्ट रिविजन में मैंने इसलिए आपको जनवरी से लेके और मार्च तक का टाइम दिया है, इसमें अपना फर्स्ट रिविजन अच्छे से रिवाइज करो चीज़ों को, फिर और टेस्ट दो। उसके बाद में जो मार्च के बाद का टाइम होगा आपके पास में जो 2 महीने होंगे, इसमें आप है ना बस आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको चीजें रिवाइज करनी है, PYQ सॉल्व करने हैं और प्रॉपर टेस्ट देना है। प्रॉपर टेस्ट का मतलब एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज लेनी है, तो एकदम अच्छे से फॉलो करना है। अगर आपने इस साइकिल को पूरा फॉलो कर लिया ना तो आई विल गारंटी यू कि आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। बस आपको बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना है, इस प्लान पे स्टिक रहना है। अब देखो, जो डेली टारगेट्स होते हैं, जो डेली प्लानर होता है, वो तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपकी
क्या वीक टॉपिक्स है, आपका ना क्या स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। तो मैं आपको अब यहाँ पे ऐसे बता नहीं सकती हूँ कि आपका ये वीकली टारगेट रहेगा। अगर आपको वीकली टारगेट्स बनवाने हैं या फिर है ना प्रॉपर मेरे से 1-to-1 गाइडेंस चाहिए, तो मैंने मेंटरशिप स्टार्ट करी है। तो आप है ना मेंटरशिप में ज्वाइन हो सकते हो, और उसका प्राइस भी मैंने बहुत मिनिमम रखा है। पर मंथ यू हैव टू पे ओनली 200 रुपीज़, और मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी। अब है ना, जो मैं आपको बता रही थी कि कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टिप्स जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। देखो, सबसे पहली चीज है ट्रैकर। अब ट्रैकर क्या होता है, देखो ये आपका है ना पूरा चैप्टर ट्रैकर है। ये कब का बनाया हुआ है, ये मैंने 2024 में जब अपनी प्रिपरेशन करी थी ना, ये तब का ट्रैकर है, और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आप है ना ऐसे अपने जो चैप्टर्स है उनको ऐसे लिस्ट में लिख लो पूरे अच्छे से। जो आपके डिलीटेड चैप्टर्स है उनको भी लिखना है, और जो चैप्टर्स आपके हैं उनको भी लिखना है। देखो, आप एम्स के लिए डिलीटेड चैप्टर्स नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि 2026 में भी ऐसा हुआ था कि जो डिलीटेड चैप्टर्स है वहां से क्वेश्चंस आए थे, और हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो हमें ऐसे है ना लिस्ट बना लेनी है। फिर जो चैप्टर हमारा कवर हो जाता है, जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, उसको हमें एक बार टिक करना है, ठीक है। जैसे मैंने देखो ये टिक कर रखा है। और जो चैप्टर हमारे एक बार पढ़ने के बाद में हम रिवाइज भी कर लेते हैं, उसका टेस्ट भी दे लेते हैं, उसे हमें 2 बार टिक करना है। इससे क्या होगा ना, हमारे दिमाग में एक ना क्लैरिटी रहेगी कि हमारे क्या वीक पॉइंट्स है, हमें क्या चैप्टर हो चुका है, क्या बचा हुआ है। और पता है इसको है ना, अगर आप टेबल के सामने लगा देते हो ना, तो आपको एक हमेशा इसको देख के एक मोटिवेशन आता है कि अभी इतने चैप्टर्स बच रहे हैं, हमें और मेहनत करने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। सेकंड चीज, आपको मिस्टेक कॉपी बनानी है। अब मिस्टेक कॉपी क्या है, जैसे देखो ये है ना पॉकेट डायरी है, ऐसी कोई कॉपी ले लो, एक छोटी सी आ जाती है यार 10-20 रुपए की, बहुत अच्छी चीज है ये। और इसमें क्या करना है, जो आप टेस्ट देते हो, जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो आप कई बार ऐसा होता है कि आप सिली मिस्टेक्स कर देते हो, कई बार आप है ना बहुत सारी गलतियां हो जाती है, कोई कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती, शायद इसलिए हो जाता है। तो उन्हें आपको इस कॉपी में लिखना है। उसके बाद में जब आप रिवाइज करते हो ना, तो इस कॉपी को खोल के बैठना है साथ में, और जो क्वेश्चन नंबर आपने इसमें लिखा होगा ना, उस क्वेश्चन नंबर पे जाके और उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना है। इससे क्या होगा कि आपका रिविजन के साथ साथ में जो आपकी गलतियां हो गई थी ना, वो गलतियां दोबारा से रिवाइज हो रही है, तो दोबारा वो चीज आप कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। और थर्ड चीज, आपको फॉर्मूला शीट्स बनानी है। आप अभी है ना जो ऐसे सोचते हो कि यार टाइम लगता है फॉर्मूला शीट्स बनाने में, और हम किसी टॉपर का भी फॉर्मूला शीट्स ले सकते हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप खुद से फॉर्मूला शीट्स बनाओ। क्योंकि फॉर्मूला शीट जब आप खुद से बनाते हो ना, आपको वो याद रहता है हमेशा। अगर आपने आज कोई फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, आप 2-3 महीने बाद में उसे भूल जाओगे, लेकिन अगर अपनी राइटिंग में कोई चीज़ लिखी होती है ना, तो उसको पढ़ने का मन करता है, जैसे वो कैसा भी लिखा हो, पर उसको पढ़ने का मन करता है। तो इसलिए आपको फॉर्मूला शीट्स बनानी है। ये 3 चीज़ें हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने मतलब मैं सच बता रही हूँ, मेरी प्रिपरेशन में इन 3 चीज़ों ने बहुत हेल्प करी थी, और आई विल रिकमेंड कि आप खुद से एक बार करके देखना, आपको खुद को महसूस होने लग जाएगा कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेटेजी तो यार देखो, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी, तीनों के लिए ही एनसीईआरटी मैंने बोला है, जिसमें से फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पढ़ो, वहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करो सिर्फ। फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी खुद से पढ़नी है पूरी। और ऑर्गेनिक के तो आपको है ना जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जांपल्स होते हैं, वो भी खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सारे इंटेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, क्योंकि डिट्टो क्वेश्चंस उठ के आते हैं वहाँ से। और बायोलॉजी की तो एनसीईआरटी आपको रीडिंग लगानी ही है अच्छे से। और बस यही मैं आपको बताना चाह रही थी। और कोई आपका डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगी। और अगला वीडियो ना मैं Q&A वीडियो बना रही हूँ, जिसमें आपके और एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के रिलेटेड, जैसे स्कोप्स के बारे में और एम्स दिल्ली के बारे में कोई डाउट होता है, तो सब कुछ आप है ना मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं अगला वीडियो जो Q&A वीडियो बनाऊंगी ना, उसमें आपके सारे डाउट्स को कवर कर दूंगी। एंड कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, ऑल दी बेस्ट। पढ़ते रहो यार, क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखना, सब लोग आपका सिलेक्शन देखते हैं, आपका रिजल्ट देखते हैं, लेकिन कोई आपकी मेहनत नहीं देखता है। तो इतनी मेहनत करना कि रिजल्ट आ जाए। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।